हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 17 दिसंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। जस्टिस कोहली कभी दिल्ली हाई कोर्ट में जज है। गौरतलब है कि तेलंगाना हाई कोर्ट में मौजूदा चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान का उत्तराखंड हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है और वे जून 2019 से यहाँ इस पद पर थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साल 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्न में से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए द ग्रेट खल्ली, ऑप्शन बी श्रीपति खांसनाले, ऑप्शन सी सुनील कुमार, ऑप्शन डी टाइगर जीत सिंह। देखिए, मशहूर पहलवान और 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले श्रीपति खांसनाले का सोमवार को कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। वे जो है 86 वर्ष के थे। उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया था। खांसनाले ने जो है 1959 में नई दिल्ली में रुस्तमे पंजाब बट्टा सिंह को हराकर हिंद केसरी खिताब जीता था। भारतीय कुश्ती में इस खिताब को बेहद प्रतिष्ठित माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीपति खांसनाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन डी 18 अप्रैल, ऑप्शन डी 16 दिसंबर। देखिए, वर्ष 1971 में के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में हर वर्ष जो है 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए विजय दिवस के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और सरकार इस अवसर को मनाने के लिए स्वर्णिम विजय वर्ष आयोजित कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन सभी सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। साथ ही वो स्मारक उन सैनिकों को भी याद करता है जिन्होंने शांति अभियानों में बलिदान दिया है। जो भारत सरकार ने जो है 3 दिसंबर 1971 को जो है आपको बंगाली मुस्लिमों और हिंदुओं की रक्षा के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है 13 दिन तक चला था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने जो आपका 93,000 सैनिकों के साथ ढाका में भारतीय सेना, जिसमें मुक्ति बाहिनी भी शामिल थी, के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। मुक्ति बाहिनी उन सशस्त्र संगठनों को संदर्भित करती है जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध लड़े थे। यह एक गुरिल्ला प्रतिरोध आंदोलन था। इसी दिन बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए जो है 16 दिसंबर को बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बांग्लादेश जो है 16 दिसंबर को स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 16 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए इंटरसेप्टर C-454, ऑप्शन बी INS विक्रांत, ऑप्शन सी INS अरिहंत, ऑप्शन डी INS कलवरी। देखिए, सूरत के हजीरा स्थित L&T के कंपनी द्वारा बनाई गई इंटरसेप्टर C-454 बोट को भारतीय तटरक्षक दल में शामिल कर जोखो बंदरगाह पर तैनात किया गया है। इस बोट पर कैप्टन मोहम्मद दानिश के नेतृत्व में 13 कोस्ट गार्ड जवानों को तैनात किया गया है जो जखो बंदरगाह के बाद समुद्री सीमा की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। C-454 की छोटी आपात कार्रवाइयों के लिए विशेष तौर से डिजाइन किया गया है, जिसका वजन जो है 110 टन, वो लंबाई जो है आपका 27.80 मीटर है। अधिकतम रफ्तार जो है वो 25 नॉटिकल मील यानी करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसमें नेविगेशन, कम्युनिकेशन और नाइट विजन के आधुनिक उपकरण लगे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंटरसेप्टर C-454। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर 5वीं भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक हाल ही में जो आयोजित की गई है, इस बैठक के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया और म्यांमार की सेंट्रल कमिटी ऑन ड्रग अब्यूज कंट्रोल ने एक साइकोट्रोपिक पदार्थों ड्रग बरामदगी पर जांच का संचालन करने के लिए समय पर सूचना का आदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। भारत और म्यांमार एक द्विपक्षीय राजमार्ग को कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं। यह मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कोलकाता को सिटवे बंदरगाह से जोड़ेगा। यह परियोजना म्यांमार की कलादान नदी को भारत के उत्तर पूर्व से जोड़ेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा एक नया डिजिटल भुगतान ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पोस्ट पेमेंट, ऑप्शन बी डाक पे, ऑप्शन सी बैंक पे, ऑप्शन डी फास्ट पे। देखिए, हाल ही में जो है डाक विभाग और आपके भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से जो है डाक पे नामक एक नया डिजिटल भुगतान ऐप लॉन्च किया है। ज्ञात हो कि डाक पे केवल एक डिजिटल भुगतान ऐप ही नहीं है, बल्कि देश भर में फैले डाक विभाग के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से भारतीय डाक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली डिजिटल वित्तीय और सहायक बैंकिंग सेवाओं का एक समूह है, जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग के तहत जो है वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। इसमें भारत सरकार का जो है 100% हिस्सेदारी है। इसका उद्देश्य भारत के आम नागरिकों तक सुगम, सस्ती और विश्वसनीय बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डाक पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य में पहली बार हिमालयन सीरो को देखा गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए, हाल ही में जो है हिमाचल के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र स्पीति हिमाचल प्रदेश में पहली बार हिमालयन सीरो को देखा गया है। हिमालयन सीरो जो है बकरी, गधा, गाय तथा एक सुअर के समान दिखता है। यह बड़े सिर, मोटी गर्दन, छोटे अंग, खच्चर जैसे कान और काले बालों वाला एक मध्यम आकार का स्तनपायी है। सीरो की कई प्रजातियां हैं और ये सभी एशिया में पाई जाती है। हिमालयन सीरो जो है हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित है। ट्रांस हिमालय पर्वत क्षेत्र या तिब्बत हिमालय क्षेत्र ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रृंखलाएं शामिल है। ये आमतौर पर जो है 2000 मीटर से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं, परंतु ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। हिमालयन सीरो को हिमाचल प्रदेश के स्पीति में हालिंग गांव के पास देखा गया है। स्पीति पश्चिमी हिमालय के ठंडे पर्वतीय रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है और यह घाटी समुद्र तल से जो है औसतन 4270 मीटर की ऊंचाई पर है। यह पहली बार है जब हिमालयन प्रदेश में सीरो को मानव द्वारा देखा गया है। सीरो को रूपी भवा वन्यजीव अभयारण्य और चंबा में भी देखा गया है। बात करें इसके आयुसीएन के लिस्ट के बारे में, तो ये सुभेद श्रेणी में रखा गया है। इसे सुभेद श्रेणी में रखा गया है। साइट्स का बात करें तो साइट्स में ये आपका परिशिष्ट 1 में रखा गया है। इसको परिशिष्ट 1 में रखा गया है। आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1971 लिख लीजिएगा। 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया है इसे, ठीक है। अनुसूची 1 में रखा गया है, अनुसूची 1 में रखा गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे रखा गया है। तो देश की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन्य प्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनके संबंधित या प्रासंगिक या आनुवंशिक विषयों को उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2021 को समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी नेपाल।
देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले साल जो है 26 नवंबर को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें न्योता दिया था, जिसे स्वीकार करने का ऐलान मंगलवार को स्वयं जॉनसन ने किया और नए साल की शुरुआत में भारत की यात्रा करने पर खास तौर पर प्रसन्नता जताई है। ब्रिटिश पीएम का यह दौर कोरोना बाद के विश्व में भारत व ब्रिटेन के बीच साझेदारी की नींव रखेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गणतंत्र दिवस पर जॉनसन की भारत यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बताया है। नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब के साथ 2 घंटे की बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में जयशंकर ने कहा कि ये दुनिया में कई बड़े बदलाव हुए हैं हाल ही में और यह हम दोनों के हित में है और हम एक दूसरे के साथ सहयोग और प्रगाढ़ करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा राज्य महिलाओं की साक्षरता दर में सबसे आगे है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, हाल ही में जो है जारी हुआ है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। इसके अनुसार जो है महिलाओं की साक्षरता दर में जो है सबसे आगे जो है केरल है, इसके बाद आपका लक्षद्वीप है और उसके बाद आपका मिजोरम आता है, मिजोरम का नंबर आता है। आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना के महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। पुरुषों की साक्षरता दर के मामले में भी लक्षद्वीप अव्वल है, दूसरे नंबर पर केरल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर एक महिलाओं की बात हो रही है, अगर पुरुषों के बारे में बात करें, पुरुषों के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप 1 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो लक्षद्वीप 1 नंबर पे आता है और केरल 2 नंबर पे आता है। ठीक है, और पुरुषों के और दूसरे नंबर पे आपका केरल आता है। आंध्र प्रदेश और बिहार इस मामले में भी पीछे है। ठीक है, और सर्वेक्षण के अनुसार जिस व्यक्ति ने 9वीं कक्षा या इससे अधिक पढ़ाई की हो और जो पूरे वाक्य का एक हिस्सा पढ़ सके उसे साक्षर माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश की रॉकेट कार्यक्रम को दिशा देने वाले और दूसरे और तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित कौन से प्रख्यात विज्ञानी का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए शालिनी गोस्वामी, ऑप्शन बी नरेश श्रीवास्तव, ऑप्शन सी रोदम नरसिम्हा, ऑप्शन डी महर्षि वर्मा। देखिए, हाल ही में जो है आपका देश के रॉकेट कार्यक्रम को दिशा देने वाले और दूसरे व तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात एरोस्पेस विज्ञानी रोदम नरसिम्हा का सोमवार रात को निधन हो गया। सॉरी, गलत में टिक कर दी मैं। ठीक है, निधन हो गया है। वो जो थे 87 वर्ष के थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के प्रशासक AN जयचंद्रन ने बताया कि नरसिम्हा जो थे हफ्ते भर से बीमार थे। 20 जुलाई ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई 1933 को जन्मे नरसिम्हा ने देश के कुछ बड़े वैज्ञानिक कार्यक्रमों में योगदान दिया था, जिनमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और लाइट कार्बेट एयरक्राफ्ट शामिल है। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत में जब आगमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के 2 मिशन लगातार नाकाम हो रहे थे, तब इसरो के तत्कालीन चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने ASLV कार्यक्रम को समीक्षा के लिए आंतरिक और बाह्य समितियों का गठन किया था। फ्लूइड मैकेनिक्स और एरोडायनामिक्स के विशेषज्ञ के तौर पर नरसिम्हा ने वाद्य समिति की अध्यक्षता की थी। इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरिरंगन कहते हैं कि जब हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियोक्रिस्टोनाल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सफलता की बात करते हैं तो इसका श्रेय उन महत्वपूर्ण इनपुट्स को जाता है जो प्रोफेसर नरसिम्हा समिति ने दिए थे। जाने माने विज्ञानी सतीश धवन के छात्र रहे नरसिम्हा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में 1955 में MA में समकक्ष और 1954 में शोध के जरिए MSc की डिग्री हासिल की थी। 1961 में कालकेट में उन्होंने अपनी PhD पूरी की। 1962 से 1999 तक वो IISc के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे। इसके अलावा वो 1984 से 1993 तक इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के निदेशक भी रहे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के भी निदेशक और भारतीय अंतरिक्ष आयोग के सदस्य रहे। नरसिम्हा को जो है आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, आपका
1987 में जो है पद्म भूषण से और 2013 में जो है 1987 में और 2013 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा रुदम नरसिम्हा। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।